चलिए सवाल बनाएं सब लोग। कैसा सवाल है? ठीक ठाक है? बढ़िया है ना? बोलते नहीं है जी, कहिए ना खराब है तो बढ़िया है। बढ़िया है। खराब है तो किस दृष्टिकोण से खराब है बताइए हमको, उसको सही करने का हम प्रयास करेंगे। बोलिए भाई, किस हिसाब से खराब है? कहीं से आवाज आएगी खराब है, बताइए, फिर उसको हम सही करेंगे, है ना। आज गला बजा हुआ है बकते बकते सुबह से। देखिए सवाल कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल करने से पहले तीन बात सीखेंगे। इसमें कुल मिला के तीन तरह का सवाल पूछता है। सबसे पहली नंबर बात, जिनको नहीं पता रहेगा ये सब लिखते रहिएगा, ठीक है, और समझते भी रहिएगा। और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो, एक पहला यहां पर a1x और प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, एक सरल रेखा का समीकरण है। और दूसरा जो है वो a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा सरल रेखा का इक्वेशन है ना। ये दो सरल रेखा का समीकरण है। आप क्या करिए, x के कोफिशिएंट का रेशियो बनाइए, यानी a1 बाई a2। देखिए आप y के कोफिशिएंट का रेशियो बनाइए b1 बाई b2, आपका b1 बाई b2। आप कांस्टेंट का रेशियो बनाइए c1 बाई c2। ध्यान रखिए, अगर ये तीनों कभी बराबर हो गया, तीनों अगर कभी बराबर हो गया तो याद रखना अनंत हल इसका होगा। ठीक है, अनंत हल होगा। उसी प्रकार फिर से आप रेशियो बनाइए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर कभी ऐसा होगा कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो और कांस्टेंट अलग हो, तो ऐसी स्थिति में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कोई हल नहीं, है ना। एक और चीज होता है, उसको काहे छोड़ दीजिएगा, है ना। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहीं पर अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखना सिर्फ एक हल होता है। कितने हल होते हैं? एक हल। उसको आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, उसको आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, उसको आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो। तो प्रश्न जो है ना, ये तीनों में से किसी पर बन सकता है। इस पे भी प्रश्न बन सकता है, इसे बन सकता है, इसे बन सकता है। हमारा ये जो प्रश्न है वो सेकंड वाले पर है, सेकंड वाले पे। प्रश्न का कहना है कि के किस मान के लिए ये पहली सरल रेखा और दूसरी सरल रेखा का कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न में जब ऐसा कह दिया, नो सॉल्यूशन की बात कह दिया, तो आप क्या करिए, x के कोफिशिएंट का रेशियो बनाइए और y के कोफिशिएंट का रेशियो बनाइए और क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, k का मान निकल जाएगा। बोलो वहां x का कोफिशिएंट कितना और यहां x का कोफिशिएंट कितना, 5। फिर बोलिए y का कोफिशिएंट कितना, 2, और यहां y का कोफिशिएंट कितना, k, और इसको हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। देखिए x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट के रेशियो को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, सिंपल। अब यहीं से k का मान निकल जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो k का मान कितना, 10। यानी आप देख सकते हैं, यदि आपको इसकी जानकारी है तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन सिर्फ यही है, सिर्फ यही, 1-2 सेकंड का सवाल ही है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हम आपको तीनों बता दिए। कभी प्रश्न अनंत हल से भी पूछ सकता है, कभी प्रश्न आपका एक हल से भी पूछ सकता है ना। एक और चीज इसमें आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए कभी कभी प्रश्न में ना अनंत हल लिखेगा, ना नो सॉल्यूशन लिखेगा, ना एक हल लिखेगा। वहां पर इसके ग्राफ का नेचर कैसा होता है वो लिख देगा। जैसे यहां पर अनंत हल का मतलब इसका नेचर जो है आपका संपाती होता है, ओवरलैपिंग होता है। यानी ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ के जाएगा, तो चढ़ के जाएगा तो कई बिंदु पर मिलेगा, अनंत बिंदु पर मिलेगा। सब जगह मिल ही रहा है, एक दूसरे पर जा रहा है चढ़ के, तब इसलिए अनंत हल। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन पैरेलल होता है। आप बताइए, दो समांतर रेखा कभी एक दूसरे से मिलता है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, चाहे उसको आप आगे बढ़ाइए या फिर पीछे बढ़ाइए। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलता है, इसलिए कोई हल नहीं। और प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कै को बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर, इसलिए एक हल।
हल की संख्या का मतलब होता है कि दो रेखा कितने बिंदु पर काट रहा है। अगर एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हल। पैरेलल लाइन कभी नहीं काटता है, एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, इसलिए नो सॉल्यूशन। और संपाती रेखा जो होता है वो एक पर दूसरा चढ़ के जाता है, हर बिंदु पर काट रहा है तो अनंत हल आपका होता है। तो ये सब रेखा का ग्राफ खींचेगा तो ऐसा ऐसा नेचर आपको दिखेगा। कुछ कहना चाहते हैं बोलिएगा। आंसर हमारा मिल चुका है 10, ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं। कौन है? वरुण बे। अच्छा वरुण है, बी ऐसे एक्स्ट्रा लगा हुआ है। देखिए कहता है सवाल में, सुनिएगा। कहता है वरुण और विजय ने एक व्यवसाय में 2500 रुपया और 3250 रुपये का निवेश किया। ये उनकी पूंजी है। और x और 12 माइनस x महीने के बाद उन्होंने इतना और इतना पैसा और निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में वरुण को 800 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में से 380 रुपये मिले, तो x का मान कितना है आपसे ये पूछा जा रहा है। बढ़िया सवाल है जी। एक काम करो, पूंजी में एक एक जीरो को कम से कम उड़ाइए। देखिए एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, बाद में जो पैसा लगा रहा है उसमें भी आपका एक एक जीरो है। सही बात है। बाद में जो पैसा लगा रहा है उसमें सब में एक एक जीरो। जितना पूंजी है उसमें से एक एक जीरो को काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मन है तो और काटिए ना, 25 से भी सब कट रहा है, काटिए, कैलकुलेशन आसान होगा। 25 से काटो, यहां पर 10 बार में 25 से काटो, 13 बार में 25 से काटो और 25 से काटो। पूंजी को जितना हो सके छोटा कर सकते हैं, ये लाभ है, इसको छोटा मत करिएगा, ठीक ना। पूंजी को आपको छोटा करना है। आप बोलिए वरुण का पैसा कितना है? 10, जो x महीने तक लगा रहा है ना। वरुण का पैसा जो 10 है वो x महीने तक लगा रहा, ठीक ना। और उसके बाद क्या किया उसने? 4 और निवेश कर दिया था। बोलो 10 पहले से था और 4 और निवेश किया तो कितना हो गया? 14 हो गया। अब आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारी बात को सुनिए यहां पर कि 12 महीने वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हो रहा है, जबकि उसका पैसा x महीना तक पहले रहा था, तो अगला पैसा 12 माइनस x महीने तक रहेगा। 12 महीने पे लाभ बट रहा है और x महीने तक पहले रहा तो 12 माइनस x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो गया, जानते हैं किसका लाभ है? ये हो गया आपका वरुण का लाभ हो गया, ये हो गया वरुण का लाभ हो गया। उसी प्रकार अब अगला का लिखिए। तो अगला विजय है और जिसका पूंजी 13 है और 12 माइनस x महीने तक लगा रहा, क्योंकि इसके बाद इसका पैसा बदल रहा है। तो विजय का पैसा 13 है जो 12 माइनस x तक लगा रहा। आप फिर क्या किया? 3 और निवेश किया, तो 13 और 3 कितना? बोलिए 16। कै महीने तक? x महीने तक। देखो 12 महीने के बाद लाभ बढ़ रहा है तो x महीने तक लगा रहा, तो बचा कितना? 12 माइनस x। उसी प्रकार सिमिलरली ये वाला पहले दे दिया, 12 माइनस x महीने तक लगा रहा तो बचा कितना? x, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका वरुण का लाभ और ये हो गया आपका विजय का लाभ। प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वरुण का और नीचे विजय का लाभ लिखना पड़ेगा। तो पढ़िए ना, वरुण को कितना मिला? 380 मिला आपका। वरुण को लाभ कितना मिला? 380। कितना में? 800 के कुल लाभ में। तो बोलो 800 में 380 वरुण को मिला, तो विजय को कितना मिला? 420 मिला। तो विजय के सामने 420 लिख देंगे। ये लाभ ही तो है, ये वरुण का लाभ, विजय का लाभ। लाभ को हमने लाभ से इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 से काटिए कितने बार में? 21 बार में। और 2 से काट दो कितने बार में? 19 बार में आपका, ठीक है। और कुछ कटेगा कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रहा है आपका? तो बताइए, यहां देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहां पर है, घबराना नहीं है। देखो 14 गुणा 12 कितना हो जाएगा जी? 168 हो गया, ठीक है। और देखिए 10x माइनस 14x, तो माइनस का कितना हो गया? 4x हो गया। और फिर 21 जाके यहां पे गुणा हो जाएगा, उधर जाएगा। तो सुनिए यहां पर 13 को आप 12 से क्या करिए? गुणा करिए। तो 13 12 156 हो गया। और फिर देखिए यहां पर गुणा करिए तो माइनस का 13x और प्लस का 16x, तो हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक ना। और ये उधर जाएगा और 19 से यहां पर गुणा हो जाएगा, ठीक ना।
अब x का मान क्या करना है आपको यहां पर निकालना है। देखो 21 और 19 से कट के और छोटा नहीं हो सकता यहां पर, ठीक है, 21 और 19 कट के यहां पर छोटा नहीं हो सकता है। तो आपके पास दो रास्ते, या तो गुणा करिए तो ऑप्शन में बैठा के देखिए, ऑप्शन में बैठा के फिर भी आपको गुणा ही करना पड़ेगा, है ना। तो चलो गुणा कर देते हैं। 168 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन 21 का आता है। तो बोलिए 21 कितना होता है? 168 होता है सेम। तो 21 गुना करिए, 21 168 का 8 16 और 21 126 और 16 कितना हो गया? 142 का 2 14 और 21 और 14 कितना? 35 हो गया। और माइनस का कितना हो गया? 84x और बराबर में 19 को गुणा करो, 19 को 6 से, तो 19 114 का 4 11 और 19 5 95 और 11 कितना? 106 10 कितना? 29 और प्लस में कितना हो जाएगा? 57x हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर ये आके इधर घटेगा तो 4 6 और फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 564 और ये चल गया उस तरफ, तो जोड़िए यहां पर x और 7 4 11 का 1 और 8 5 13 14। सही बात है। इससे देखो तो कटता है क्या? हमको लगा 4 बार में कट गया, तो आंसर आपका कितना हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन है ना। सवाल कहता है कि x महीने बाद वरुण और इतना महीने बाद विजय अपने पैसे को बदलता है। तो पहले जो इसका पैसा 10 था वो x महीने तक लगा रहेगा, आज 4 और लगाया तो बन गया कितना? 14। अगले समय 12 - x तक लगा रहा। फिर इसका पैसा जो 13 है वो इतने समय तक लगा रहेगा। अब फिर 3 और मिला दिया तो 13 3 कितना हो गया? 16। आगे आने वाले x महीने तक लगा रहा है। देखो x 12 - x 12 - x, ये वरुण का लाभ विजय का लाभ सवाल में ही दिया हुआ है। अब सॉल्व कर दिए x का मान। ऑप्शन बैठाइएगा तो उसमें भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ सवाल ऐसा होगा क्या? हाँ कर सकते हो, रेशियो बनाना है। कहने का मतलब ये है कि 21/19 या 19/21 करके क्या बनाना है आपको? रेशियो बनाना है। या तो इसको इस मतलब 19/21 लेके आ जाइए या फिर 21/19 लेके आ जाइए, फिर ऑप्शन बैठाइए, है ना। रेशियो फिर मिला सकते हैं ऑप्शन बैठा करके, क्या समझे? इसको उठा के इधर लेके आ जाइए इस तरफ, यहां पर इसको उठा के लेके आ जाइए यहां पर 19/21। अब x का मान इधर बैठाइए, काटिए और देखिए कौन सा ऑप्शन रख के काटने पर 19/21 आता है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। करने के लिए वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसमें बैठा के काटना है ना, ऐसी बात नहीं है। एक ना मिले दूसरे ट्राई करो, दूसरे ना मिले तीसरे ट्राई करो, कर सकते हैं वैसे भी। हमारा सवाल क्या है कि एक दवा के कारण कल्चर के वायरसों की संख्या 5% पर आवर की दर से घट रहा है। 5% पर आवर घट रहा है। देख लो 5% का मान कितना? 1/20 और घट रहा है हर घंटा 5% घट रहा है। इसका मतलब 19/20 हो जा रहा है। अब कह रहे हैं 11 बजे वायरस की संख्या कितना था? 2.3 और इनटू में 10⁻⁷ कितना? 7 आपका। ये 11 बजे की बात है। 11 बजे वायरस की संख्या इतना था, तो कह रहे 1 बजे यानी कै घंटा बाद? 2 घंटा बाद। 11 बजे वायरस की संख्या इतना था, तो प्रश्न कह रहा है 1 बजे कितना हो जाएगा? जस्ट 2 घंटे बाद। तो आप बताइए 1 घंटा में 19/20 हो जाता है, घट रहा है ना जी। तो 2 घंटा बाद तो 19/20 से गुना कितने बार करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। ये 11 बजे का, अगले घंटे 5% घटा, फिर अगले घंटे फिर 5% घटा, तो 1 बजे यही संख्या हो जाएगी। अब इसी को क्या करना है, आप सभी को यहां पर सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व करेंगे तो सुनिए ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए 2 0 यहां पर हो गया, नीचे 2 0 यहां कट गया तो कितना बचा? 5। एक काम करिए ना, यहां का 1 0 से देखो 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कटा तो 5 को 0 बच गया 10 पर, और 1 0 अगर काटेंगे तो 1 अंक के पहले डेसिमल कट जाए। ठीक है,
यानी यहां बच गया 10 के पावर 4 बच गया। अच्छा अच्छा, हटाना नहीं है, सारे ऑप्शन में है। एक मिनट, सारे ऑप्शन में 10 के पावर 7 ये वाला है। 2.3 और गुणा में हो जाएगा 10 के पावर 7। सारे ऑप्शंस में है, सॉरी सारे ऑप्शंस में है। अगर 10 के पावर 7 तो उसको मत छड़िए, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, समझे। ई सब में है, ई वाला पोर्शन सब्बे ऑप्शन में लिखा है, मतलब उसको मत छड़िए। बाकी को आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 19 और गुणा 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा आपका, ठीक है। 361 हो जाएगा और 361 हो जाएगा यहां पर 2.2 इस तरीके से आपका है। तो 361 हो गया और 361 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। 23 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 23 से कम 23 का 3 हो गया, हाथ में 2, 23 छक कितना होता है? 23 छक 138 ना, तो 138, 23 छक 138 और हाथ में 2 था तो 140 यानी 0, 14। फिर 23 दिया कितना? 69, 69 और 14 कितना? 83 हो गया आपका। यानी हमने क्या किया? 19 गुना 23 किया तो हमको मिला ये 1 अंक के पहले डेसिमल। अरे काम करो, 2 जीरो से और भाग देंगे तो डेसिमल जो है ना यही आया था जी। हाँ तो देखो 1 अंक के पहले डेसिमल यहां है और 2 जीरो और है, भाग देंगे तो कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। और सिर्फ नीचे क्या बच गया? 2 दूना 4 और गुणा में 10 के पावर 7 हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? 4 से इसको भाग देंगे तो भाग दीजिए ना, 4 दूना 8, 2 पॉइंट। 4 से इसमें भाग नहीं लगेगा तो 0 हो गया। फिर 30 यानी 4 7 28 और 2 पर 3 23 तो 4 पंचे 20 आपका, यानी लगभग यही हो जाएगा 2.075 गुना 10 के पावर कितना? 7। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ई वाले को मत छेड़िए, वैसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही है। 19 गुना 19 361 को 23 से गुणा किए तो मिला 8303। 1 अंक के पहले डेसिमल पहले से और 2 जीरो और है, भाग देंगे तो कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। बचा सिर्फ 2 दूना 4, 4 से भाग दिया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपका। बड़े आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका है, ध्यान रखिएगा। बाकी वही है 19/20, 19/20 से 2 बार गुणा करना है क्योंकि 2 घंटे की बात है। अगर 2 बजे कहता ना तो 1 बार और गुणा करते हैं 19/20 से। चलिए यहां पर देखिए क्या कहता है जी। ये तो सिंपल सवाल है, आप सबको पता है कि इसका कैलकुलेशन कितना होता है? 2 होता है। अगर रूट के अंदर में संख्या 2 है और वो अनंत बार है तो उसका मान रूट के अंदर वाला ही होता है ना। तो कहने का मतलब यहां पर कौशिक थीटा का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप बताइए थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे 2 होता है। अब बैठा दीजिए जो पूछ रहा है उसमें आपका, बोलिए। यहां पे थीटा का मान हम 30 बैठाएंगे तो साइन 30 का मान कितना? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और फिर साइन 30 का मान 1/2 और फिर 1/2। सुनिए 1/2 और 1/2 मिलेगा तो 1 और 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1.25 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। बात को समझना है, अगर रूट के अंदर में कोई संख्या इस तरह का अगर अनंत बार हो तो इसका मान वही होता है जो रूट के अंदर में होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, सबको पता होगा। अब बराबर में कौशिक थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री पर ये मान होता है। 30 बैठाइए तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2, 1/2 जोड़िए इन दोनों को, 1 आधा आधा जुटेगा 1 और 1/4 का मतलब 0.25, तो 1.25 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं बुझाया? बढ़ते हैं आगे। डाउट रहेगा पूछिए, टोक दीजिए कि हमको बताइए यहां पर, समझे। बाकी हमको पढ़ने दीजिए, अगर डाउट ना है तो बढ़ने, समझे, क्योंकि सवाल आपका एक से बढ़कर एक आपका सवाल है। प्रश्न कहता है, सुन लो यहां पर सब लोग, कहता है एक टोकरी में सेब और संतरे 6:5 के रेशियो में है ना, और लास्ट लाइन पढ़ो कि टोकरी में सेब और संतरे के बीच का अंतर 8 है। आप पढ़ो ये लाइन और फिर इसके बाद पढ़ो आखिरी लाइन, बीच वाले को भी रोको आप।
तो इससे क्या होगा कि आप सेब और संतरा की एग्जैक्ट संख्या निकाल लीजिएगा। बोलिए रेशियो में कितने का अंतर? 1 का। और यहां पर कितने का अंतर? 8 का। तो 1 रेशियो का मान 8 हो गया, तो 8 6 रेशियो का मान, तो 8 छक 48, अब 8 पचे 40। इसका मतलब यह है कि सेब की संख्या निकल गया कितना? 48, और संतरा की संख्या कितना निकल गया? 40। एकदम सिंपल। रेशियो हमारे पास है और क्या अंतर है वो भी हमारे पास है। रेशियो में 1 का अंतर, तो 1 का मान 8, तो 6 का मान 8 छक 48 और 5 का मान 8 5 40। तो शुरुआत में कितना सेब संतरा था वो निकल गया, है ना। अब सुन लो, इतना सेब और इतना संतरा था। कह रहे कि यदि x सेब और x + 2 संतरे सड़े हुए हैं, खराब है, तो ताजे मतलब ताजा का मतलब क्या? जो बच गया। सड़े हुए को माइनस करेंगे, जो बच गया उसको बीच का अनुपात 4:3 है। 3 है। तो कह रहा है सड़े हुए सेब संतरों की संख्या कितना है? तो देखो जी, देखो कर लो, सिंपल तो है। 48 गो टोटल आपका क्या है? सेब है। आज एकरा में 1 गो सेब सड़ा हुआ है, तो घटाइए ना, तो ताजा सेब बच गया। संतरा आपका है 40 गो, और 40 गो में इतना सड़ा हुआ है, तो 40 में से घटाइए, तो 40 - 1 और -2, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। और रेशियो दे दिया कितना? 4/3 दे दिया, नहीं दे दिया। तो क्या x का मान निकल जाएगा? x का मान कितना निकलेगा? देखो x का मान यहां पर निकल गया 8। सिंपली आपका x का मान 8 निकल गया। सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि ये कोई कैलकुलेटिव आपका है। तो x का मान 8 निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है टोकरी में सड़े हुए सेब और सड़े हुए संतरों की कुल संख्या कितना है, आपको बताना है। तो बोलिए सड़ा हुआ सेब कै गो था? x गो। x का मान कितना आया? और सड़ा हुआ संतरा कै गो था? x + 2। x का मान 8, तो 8 2, तो 10 गो संतरा सड़ा था, 8 गो सेब सड़ा था, तो सड़ा हुआ की संख्या कितना? 18। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। तो ये जरूर ध्यान देना है, आपका ध्यान अगर यहां पे जल्दी नहीं जाएगा तो फिर आपको दिक्कत कर देगा ये, है ना। ये अंतर और रेशियो, इसके हेल्प से क्या है कि एग्जैक्ट संख्या दोनों का निकल गया। x गो सेब सड़ा था, घटा दिए। इतना संतरा सड़ा था, घटा दिए, तो ये फ्रेश सेब और संतरा बच गया, जो कि 4:3 के रेशियो में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकालिए, और x का मान जब निकल गया तो कह रहा है सेब संतरा कै गो सड़ा हुआ है टोटल? तो सेब सड़ा है 8 गो, और संतरा कै गो? 8 2 10 गो, तो दोनों जोड़ दीजिए, 10 और 18 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है प्रश्न संख्या 6, देखिए जी, कहता है कि 15 संख्या का औसत है 55.4, है ना, और 6 गो संख्या का औसत है 50, और 4 गो का इतना। तो बताइए 15 संख्या के योगफल में से, 15 गो संख्या में से 6 गो और 4 गो कितना? 10 गो घटा देंगे तो कै गो का बचेगा? 5 गो का। औसत कहता है फिर 5 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो आइए ना, 15 संख्या का हो गया कितना? 15 गुना 55.4 हो गया। बात समझिए, ये संख्या है और एवरेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 संख्या का योगफल निकल जाएगा। इसमें से 6 गो संख्या का औसत है 50, और अगली 4 संख्या का औसत है कितना? 60.5। तो सोचो जरा कि अगर 15 गो संख्या का योगफल में से 6 4 10 संख्या का योगफल घटा देंगे तो शेष 5 गो संख्या का योगफल बच जाएगा। तो 5 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शेष संख्याओं का औसत, जो हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करना है, तो 15 को इससे गुणा करना है। करिए दर से, देखो 15 चौके 60 का हो गया 0 6, 15 पचे 75 और 6 81 का एक 8, अब 15 पचे 75 और 8 कितना? 83 आपका हो गया, है ना। और एक अंक के पहले डेसिमल था, हमने बैठा दिया, इसका मतलब 831 आया, है ना। अब फिर सुनिए यहां पर कितना हो जाएगा जी? 300, और यहां गुणा करिए 60 चौके 240, और 4 को आधा से गुणा करेंगे 2 और, यानी 242 हो जाएगा आपका, और बटा में 5 हो गया। सुनिए अब यहां पर 831 में से हम घटाने वाले हैं 542,
831 में से हम 542 घटाने वाले हैं तो 289 आपका हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए तो 5 5 25, 3 पे 9 39, तो 5 7 35, 57 पॉइंट, एक एक वही है, 8 मार दीजिए आपका 57.8 जो है वो आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हमने क्या किया, 15 संख्या के योगफल में से 6 गो और 4 गो 10 संख्या का योगफल घटा दिया तो शेष 5 गो संख्या का बच गया, 5 से भाग कर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा 57 दशमलव कितना हो गया आपका, 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर सुनिएगा सब लोग। क्या कहता है जी, व्युत्क्रम का योगफल है ना, व्युत्क्रम का योगफल। देखो थोड़ा सा यहां पर सीखिएगा। अगर संख्या दो ठो, एक x है और दूसरा क्या है, y है, हम मान लिए, उससे थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहां से चीजें निकलेगा और सवाल बहुत आसान हो जाएगा। संख्या मान लिए एक x है और दूसरा y है। अब इसके व्युत्क्रम को जोड़ रहे हैं, हमसे वही पूछता है संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताइए। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बाई, और y का व्युत्क्रम 1 बाई y। अब इसी को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। नीचे में एलसीएम एक्स वाई और ऊपर में x प्लस वाई। अब देखो जी, मतलब ये चीजें निकल के आ गया यहां पर, पढ़िए। व्युत्क्रम का योगफल बराबर, देखो संख्या हमारा एक्स वाई था, लेकिन 1 बाई एक्स 1 बाई वाई मतलब व्युत्क्रम का योगफल है। तो व्युत्क्रम का योगफल बराबर निकल के आ गया यहां पर, जानते हो क्या निकल के आया कि संख्या का योगफल, और बटा में निकल के आया संख्या का गुणनफल आया। मतलब आज के बाद आप ये चीज याद भी कर सकते हो कि व्युत्क्रम का योगफल कभी भी लिखना रहेगा तो संख्या के योगफल में संख्या गुणनफल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। प्रश्न पे आइए, तो प्रश्न में संख्या का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया है, बैठा दिए। और संख्या का गुणनफल तो नहीं दिया है, लेकिन आप सबको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मस गुना लस होता है, नहीं होता है। यानी मस गुना लस कर देंगे तो समझो दोनों संख्या गुणनफल मिल गया। तो संख्या का गुणनफल का मतलब होता है मस गुना लस। तो जो प्रश्नाओं में योगफल दिया ऊपर बैठा दिए और गुणनफल को नीचे बैठा दिए, आंसर हो गया 12/175, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आपको अगर याद रहे कि अगर संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कहेगा तो सिंपल संख्या का योगफल को कहां बैठाएंगे, ऊपर, और गुणनफल को कहां बैठाएंगे, नीचे। अब प्रश्नावा में वही चीज दिया रहेगा। देखो संख्या का योगफल दिया हुआ है 60, ऊपर बैठा दिए, और गुणनफल संख्या का आपको पता है। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है आपका। तो आप जानते हैं गुणनफल बराबर होता है लसा गुणा मसा। हमारे पास गुणनफल तो नहीं दिया है दोनों संख्या का, लेकिन लसा और मसा दे दिया है, और लसा मसा के गुणनफल को ही हम लोग संख्या गुणनफल कहते हैं। तो बैठा सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न संख्या 8। देखिए जी, त्रिभुज एबीसी है, तुरंत हो जाएगा सवाल ये बहुत आसानी से। ए बी सी आपका त्रिभुज है, और ओ जो है त्रिभुज का लंब केंद्र है। ओ जो है त्रिभुज का लंब केंद्र है, और कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण बी बराबर दिया है 55, यानी त्रिभुज का एगो कोण ही दे दिया है पूरा 55। अब फिर सुन लो, ओ जो है लंब केंद्र है और बीओसी कितना दिया, 120 डिग्री। तो सुनिए अब हमारी बात को, ये लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ये याद रखना है कि लंब केंद्र पर बना कोण, लंब केंद्र पर बना कोण और त्रिभुज के सामने वाले कोण का सम 180 डिग्री होता है। कहीं से आवाज आ रहा, 90 प्लस कोण ए बाई 2, वो होता है अंतः केंद्र में। आई क्या है, लंब केंद्र। ये सब अलग अलग होता है।
अंत केंद्र अगर आता ना तो ये होता 90 प्लस कोने बाई 2 होता है। लंब केंद्र है तो इन दोनों कोण का सम 180। अगर परिकेंद्र होता तो परिकेंद्र का जो कोण होता है सरकम सेंटर का वो इसका दुगुना होता है। लेकिन यहां पे लंब केंद्र है और लंब केंद्र का कॉन्सेप्ट यही है कि केंद्र पर बना कोण और सामने वाले त्रिभुज के कोण का सम 180 होता है। याद रखना अगर ऑर्थो सेंटर रहेगा तो सम 180 होता है। तो बोलिए इन दोनों का सम 180 जेकरा में 120 है तो कितना हो गया 60। अब क्वेश्चंस कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, सी लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यानी कौन सी का मान पूछता है। तो सिंपली निकल गया त्रिभुज का दो कोण आपके सामने 55 और ये कितना 60, तो क्या तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तो 180 डिग्री में से अगर हम 55 और 60 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 115। तो इसमें से घट जाएगा नहीं 65 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सी वहां पर छूटा हुआ है, शायद आपके पेपर में होगा। बुझाया। तो इसमें यही चीज आना चाहिए आपको कि इन दोनों का सम 180 होता है। मेन पॉइंट यहां पर यही है। अगर पता है कि इसका सम 180 होता है तो 120 होगा 60। अब त्रिभुज का दो कोण आपके सामने, ई वाला भी और ई वाला। अब त्रिभुज के दो कोण को घटा देंगे तो तीसरा कोण सी ने निकल जाएगा। 180 में से घटा दो इन दोनों को, 65 आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सब लोग 9 पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 70% मिला। जो विनर है उसको मिला 70%। तो जाहिर सी बात है लूजर को कितना मिला, 30%। विनर को देख लो, विनर को मिला आपका अगर 70% है ना, तो लूजर को कितना मिला, 30% मिला। जो बच गया लूजर को। अच्छा एक बात बताइए कितना मत से जीता, तो आप कहोगे सर 40% मत से जीता। जितना अंतर है समझो उतना मत से जीता है। अब सुनिए वह 3630 मतों से जीत गया। यदि डाले गए कुल मतों में से 75% वैध है तो डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। टोटल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मान लो टोटल मत की संख्या यहां पर x है, टोटल डाला गया मत x है, इसका 75% ही वैध है। तो गुना 75 बड़ा 100 कर दिया। तो 75 बड़ा 100 किए तो जानते हो क्या आगे वैध मत हो गया। अब बताइए वैध मत के कितना से जीता, तो गुना में 40/100 सिर्फ करिए और बराबर कर दीजिए कितना 3600। क्या है ये कह रहा है, इतना मत से जीता, यानी ये जो वोट है ना इन दोनों का अंतर है, अंतर है। तो अंतर क्या परसेंट है, 40%। तो वैध मत का सिर्फ 40% करो, ना 70 करो ना 30 करो, सिर्फ 40 करो और डायरेक्ट उससे इक्वेट कर दो, आंसर हो जाएगा। काटिए जी इसको, सॉल्व करिए सब लोग। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, और 2 से कितने बार में, ये 2 बार में, और 3 से देखो कट गया, 3 1 2 1 0। आप कह रहे x का मान कितना होगा, तो देखिए ना 1 2 1 0 और 5 दूना 10 जाके गुणा होगा 1 0 और बैठ जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। आप बताइए राइट साइड में क्या है, जो वोट से जीता है वो वोट है, ना विनर का वोट है ना लूजर का वोट है। ये जो वोट है दोनों के अंतर का है। तो याद रखना परसेंटेज भी हम LHS में इन दोनों के अंतर का ही लेंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पे। तो एक लाइन आपको बस लिखना है, काट देना, आंसर हो जाएगा। कुछ ट्रिपलेट सोचिए, इसको सॉल्व बेसिक्स नहीं करना है, ट्रिपलेट सोचो, कोई ना कोई ट्रिपलेट पे ही पक्का सेट होगा। ये कह रहा आयत की लंबाई, देखो ये आयत है। अब सवाल क्या कहना है कि आयत की लंबाई जो है वो x है और विकर्ण जो है वो कितना है, x + 1 है, और चौड़ाई कितना है, x - 7 है। 5 12 13 हो रहा है जी, नहीं 12 5 में 7 का अंतर और 12 13 में 1 का अंतर है ना। तो प्रश्न कहता है कि आयत का परिमाप कितना होगा, लंबाई x, विकर्ण x + 1 और चौड़ाई कितना, x - 7। सोचो
यहां पे देखो 90 डिग्री है, ये ट्रिपलेट है, लंब आधार कर्ण, इन तीनों भुजा को ट्रिपलेट कहते हैं। सोचिए वह कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें यहां पर 1 का अंतर होगा और यहां पे 7 का अंतर होगा। तुम्हारे माथा में बात आ रहा है, 5 12 13, और नहीं तो फिर आपको इस सोल्व करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बुझाया। लेकिन इसकी बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, देख लो इसमें 1 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, 7 का अंतर है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लंबाई जो है वो 12 हो जाएगा। और फिर देखो 12 में 7 घटेगा तो कितना, 5 हो जाएगा चौड़ाई, अब 12 अब 1 जुटेगा तो 13 हो जाएगा आपका विकर्ण, बुझाया। तो ट्रिपलेट से ये सोचना है आपको, सोचिए ना आप, अरे ट्रिपलेट शुरू वाला ट्रिपलेट है, शुरू से ही सोचो। देखो डाटा बहुत बड़ नहीं है, शुरू से ही सोचिए वह कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 1 का गैप होता है और 7 का गैप होता है। आप शुरुआत करिए तो 1 2 ट्रिपलेट बाद आपको 5 12 13 पर जैसे ही पहुंचिएगा आपको दिख जाएगा। अब हमसे कहता है कि परिमाप बताइए, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 12 और चौड़ाई 5 है, तो कितना हो गया आंसर 34, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ट्रिपलेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो आपको फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे करने के लिए वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बनेगा वहां पर क्वाड्रेटिक बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। देखिए हमारा ये प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखो जी क्या कहता है, जैसा कि एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र तल से इतना मीटर ऊपर है, देख लो जी ये दो कोण भी है, देखिए ये है प्रकाश स्तंभ बोले तो लाइट हाउस, और समुद्र तल से 120√3 120√3 मीटर जो है ना वो ऊपर है, समुद्र तल से 120√3 मीटर कहां है, ऊपर है। और प्रश्न कहता है कि से देखा गया, यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है, अब बैठ के ऑब्जर्वर कहां देख रहा है, 2 बिंदु यहां और यहां देख रहा है ना। तो जब ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा, अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, है ना। तो यहां पर अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री आपका, है ना। तो देखिए जो नजदीक कोण होता है वहां बनता है बड़ा, और जो दूर होता है वहां क्या बनता है, कल हो बात ही हम बोले थे आपको, है ना। और एक चीज जान लीजिए, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए सवाल में लिखा अवनमन जरूर है, लेकिन हम फोटो किसका बनाए, उन्नयन का। उन्नयन वाला फोटो तनी सीधा होता है, अवनमन कोण जमीन पे नहीं बनता, अवनमन कोण ऊपर बनता है आपका, यहां से इसे लकीर खींच के इसे बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होता है, इसलिए कभी प्रश्न में अवनमन कहे तो उन्नयन का डायग्राम बनाइए, उसके कंपेयर में आपका ये सीधा डायग्राम होगा, बनाने में आपको सुविधा होगा। अब कहता है कि अवलोकन की गई अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की दूरी कितना है। इसका मतलब ये मान के चलो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है, यहां से देख रहा है और उसने ये देखा कि 30 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन कुछ देर में 60 डिग्री का कोण बनने लगा, तो तय की गई दूरी कितना है, मतलब यही वाली दूरी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। और ये आपका दे रखा है, तो क्या रेशियो हम नहीं लगा देंगे, बोलिए 60 डिग्री के लिए रेशियो क्या, कल रेशियो भी लिखे थे हम, √3/1 रेशियो याद करो, कल हम लिखे हुए थे इसको। 60 डिग्री यदि रहेगा तो रेशियो होता है √3/1। अच्छा 30 डिग्री वाला याद है, 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो खाली इतने मत याद रखिए 1/√3, तने माथा भी लगाइए। 1/√3 का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जितना लंब रहेगा, 30 डिग्री कहता है, 30 डिग्री कहता है कि जितना लंब रहेगा उसका √3 गुणा क्या रहेगा, आधार रहेगा, ये कहता है 30। तो 30 डिग्री का आधार यहां से यहां तक है, तो 30 क्या कहता है कि जितना लंब होगा, बोलो लंब पहले से हमको 60 डिग्री दे रखा है, कितना √3, ये पहले से हमको दे रखा है। तो 30 क्या कहता है कि जितना लंब होगा उसका √3 गुणा आधार होगा, तो बोलिए ना √3 का √3 गुणा कितना होगा, 3 हो जाएगा। अरे ये √3 है, लंब है, तो आधार कितना होगा इसका √3 गुणा, तो √3 का √3 गुणा ये 3 हो जाएगा आपका।
तो यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक कितना 1, तो बोलो इसका रेशियो कितना 2, यानी मान के चलो कि 2 रेशियो का मान आपसे पूछ रहा है, और जबकि √3 अनुपात का मान जो है वो दिया हुआ है। सही बात है जी। तो आइए ना 120 √3 मीटर √3 अनुपात का मान है, तो √3 से हम क्या किए भाग कर दिए, तो 1 अनुपात का मान निकल गया, और ये वाली दूरी पूछता है जिसका रेशियो 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए, 120 गुना 2 कितना 240 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। आया था आप लोग का। चलिए बढ़िया है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को आप बैलेंसिंग से कर सकते हो, यही आपके पास रास्ता है कंपटीशन में आपका। बाकी जो है वो 10 कॉट वाला ये सब नहीं लगाना है जो आप 9वीं 10वीं क्लास में लगाया करते थे। चलिए ये भी बढ़िया सवाल है ना। इस तरह का सवाल यदि पहले आप बनाए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो XYZ निकालना मुश्किल हो जाएगा आपका। कैसे निकाले थे XYZ? इसको फैक्टर करके, अभाज्य गुणनखंड करके। हाँ देखिए यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है 27,440 और बराबर में लिखा है x के पावर 4 गुणा में y के पावर 1 और गुणा में z के पावर 3, ये लिखा हुआ है। ये इतना बराबर ये लिखा हुआ है। अब जो हमसे पूछ रहा है उसमें क्या चाहिए, इसमें इसका मान निकलेंगे क्या चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए। तो ऐसा करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप, और प्राइम फैक्टर जब करिएगा ना तो आपको ये चीजें दिख जाएगा, है ना। आप करने का प्रयास तो करिए। आप देखो 4 1 5 और 3 पावर जोड़िए ना, 4 1 5 3 8 आया ना जोड़ने पर, नहीं 8 को फैक्टर इसका आएगा पक्का। आप करके देखिए, देखो 27,440, तो यहां पर देख लीजिए 2 से सबसे पहले, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4 0, थोड़ा फास्ट करिए। फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12 और 0 यहां पर। फिर 2 से कितना, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6 0, और फिर 2 से यहां पर, हाँ 2 7 14, सही बात है जी। अब 2 के बाद 7 1 8 1 9 5 14, 3 से नहीं 5 से कट रहा है सीधे, 5 से काटिए, 5 1 को मिलेगा, तो 5 से काटिए 343, और 343 हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। अरे 343 7 का क्यू होता है ना जी, तब काहे आगे इसको छिल रहे हैं आप, है ना। अब सुनिए 2 कै बार आया, 4 बार, यानी 2 के पावर कितना हो गया 4, और 5 कै बार आया, यानी 5 के पावर 1, और जेड कै बार 7 कै बार आया 3 बार, तो 7 के पावर 3, है ना। अब सुनो क्या हो गया, x का मान x के जगह पर क्या है 2 है, देखो पावर सेम मिल रहा है। y के जगह पर क्या है 5 है, और z के जगह पर कितना है 7 है, देखो पावर मैच कर रहा है। तो हो गया x का मान कितना 2 और y का मान 5 और z का मान 7। बैठा दीजिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आइए बैठाइए यहां पर, x का मान बैठाना है 2, तो 2 दूना 4, और y का मान 5 बैठाना है, और z का मान 7 बैठाना है, तो 5 और 9 में से 7 घटेगा, आंसर कितना 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको तनी सीखिए, कभी प्रश्न में ऐसा कुछ लिखा रहेगा आपका, एक तरफ संख्या रहेगा, दूसरे तरफ या तो बेस रहेगा अननोन, या तो कभी कभी सवाल में पावर भी अननोन हो सकता है। तो वैसी स्थिति में इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा किसके जगह पर क्या होना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। हम प्राइम फैक्टर इस तरह के सवाल में करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 देखिए कहता है इसका मान कितना होगा, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। तो देखिए जी, यहां पर बोलो कितने का डिफरेंस 3 का, और यहां भी हर जगह 3 का डिफरेंस है। तो इनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लिख लीजिए 1 बाई डिफरेंस इंटू 1 बाई फर्स्ट टर्म और माइनस 1 बाई लास्ट टर्म आपका।
तो सुनिए, डिफरेंस हर जगह कितने का है? 3 का है, तो मैंने 1/3 ले लिया। अब देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, देखो ये 1, और लास्ट टर्म की बात करें सबसे आखिरी वाला 50, समझे? फर्स्ट टर्म यानी 1 और लास्ट वाला 50, तो लिखेंगे 1/1 माइनस 1/50 लिखेंगे। अब सुनिए, 1/3 हो गया। अब बोलिए 1 में से 1/50 घटेंगे तो कितना? 49/50 हो गया, यानी आंसर हो गया 49 बटा कितना? 150। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हो गया। तो ऐसा प्रश्न को पहचान लो बढ़िया से। ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, यहां पर 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है। गैप बस समान होना चाहिए, जोड़ना रहे, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई डिफरेंस इंटू 1 बाई फर्स्ट फैक्टर और माइनस 1 बाई लास्ट फैक्टर, हो जाएगा। इसे फॉर्मूला सही सवाल को करना है, जल्दी कर पाइएगा, है ना? बाकी कोई तरीके यहां पे नहीं लगाना है आपको। बाकी कुछ लोग 3 से गुना करके ऐसे तोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं वो सब करने का। आइए, ये हमारा बिहार स्टेट में पूछा गया है आपका, है ना? और कैसा सवाल है? ये किस्त का सवाल है। चलो देख लेते हैं। प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। एक टीवी सेट 20,000 रुपया नगद भुगतान, मतलब 20,000 रुपया यदि आपके जेब में है तो टीवी सेट आप नगद पैसा देके ले जा सकते हो। अगर नहीं पैसा है तो एक और स्कीम है कि 6,000 रुपया तुरंत। दूसरा स्कीम में क्या है कि 6,000 कम से कम आपके पास होना चाहिए, समझे? दूसरा स्कीम कहता है कि 6,000 आपके पास कम से कम होना चाहिए। या तो 20,000 आपके पास पूरा अगर कैश है तो 2 और ले जाओ, और नहीं तो अगर पैसा नहीं है तो एक और स्कीम है कि 6,000 आपके पास होना चाहिए। तो 6,000 रुपया जब दे दीजिएगा तो बचा कितना? 14,000 रुपया बच गया। दूसरा स्कीम क्या है कि 6,000 रुपया आपसे लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 का सामान है, 6,000 हमसे ले रहा है, तो बचा कितना? यानी 14,000 को किस्त में हमें चुकाना है। और प्रश्न में साफ कर दिया है कि 6 माह पश्चात इतने रुपए की किस्त पर बेचा जाता है। यानी हमको पैसा देना है इतना ही, 14,000 ही देना है, हमको 14,000 ही देना है, 14,000 ही बचा था। लेकिन कहता है कि 6 महीना का थोड़ा टाइम देंगे और तुमको देना होगा 16,800। आप बताओ जमा कितना करना था? जमा करना था 14,000। आप बताइए उससे मांग कितना रहा है? 16,800। ज्यादा मांग रहा है ना जी? कितना ज्यादा मांग रहा है? 2,800। वो समझो ब्याज ले रहा है, 6 महीना आपको जो समय दिया है उसका, है ना? तब क्वेश्चंस कहता है कि ब्याज की दर बताइए कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, दर बराबर ब्याज और गुणा 100 अब बटा मूलधन का काम यही करेगा 14,000 और समय 6 महीना मतलब आधा साल। दर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणा समय। बस काट दीजिए, आंसर हो गया। काट दीजिए, यहां पर आंसर हो जाएगा। देखो ये 3 जीरो नीचे काटेंगे तो 3 जीरो ऊपर भी काटेंगे, ठीक है? और 14 से काटिए कितने, माने 20 बार में सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा, आंसर आपका 40% हो जाएगा। सिंपल सवाल है। इस तरह के सवाल एसआई में यहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? 20,000 रुपया नगद पर टीवी मिल रहा था, और नहीं तो दूसरा स्कीम है कि 6,000 रुपया दीजिए, तो बचा कितना कर्ज? 14,000। तो कहता है कि 14,000 जो कर्जा बचा ना, आप 6 महीना बाद हमको 16,800 रुपया दीजिएगा। यानी 2,800 रुपया आपसे हम ज्यादा ले रहे हैं इसलिए ताकि आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो आखिर 6 महीने का रेट क्या होगा आपका, है ना? तो रेट जनरली ईयरली ही ऑप्शन में देता है, ऐसे तो लिखा तो नहीं है वार्षिक दर, लेकिन आंसर आपको वार्षिक ही बना के देना होता है ना? तो हमने बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। और देखिए दर आपको वार्षिक चाहिए तो समय को वर्ष में लिखना एकदम जरूरी है। तो 6 महीने को कितना कहेंगे? आधा वर्ष कहेंगे। काट दिया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। बहुत ही बड़ा है, इसको छोटा किया जाए। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे। कह रहे कि राजमार्ग पर स्थान ए
और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर कहता है कि एक ही समय में कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो वे 8 घंटे में मिलती है। ठीक है जी, 8 घंटे मिलती है। सिंपल है। बताइए दोनों स्थान के बीच की दूरी कितना है? 240 आपका है। बात समझिए, हाँ ऑप्शन से सबसे जल्दी हो जाएगा आपका। 240 दूरी है ना। और कहता है यदि वो एक ही दिशा में चलती है तो 8 घंटा टाइम लगता है, और एक दूसरे की ओर चलती है विपरीत दिशा में तो 2 घंटे टाइम लगता है। तो कह रहे दोनों कार की चाल कौन कौन है? तो आइए ना ऑप्शन से देख लेते हैं। सुनिए, पहले आप क्या करिए, एक ही दिशा में चलाइए। तो एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो 70 में से 50 घटेगा। आप 20 से भाग देंगे तो 8 आएगा, छट गया। फिर देखिए 60 में से 40 घटेगा। 20 एक ही दिशा में चलेगा तो घट जाएगा। आप 20 से भाग देंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं छट गया जी। फिर इसके बाद 50 में से 30 घटेगा, कितना? ये भी नहीं आएगा, तो आंसर किसको मार लेंगे? डी को मार लेंगे आपका। बस दोनों ना संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए दोनों। क्या बोल रहे हैं? एक ही दिशा में चलता है तो 8 घंटा लगता है, तो एक ही दिशा में जब दोनों कार चलेगा तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। यानी इस दूरी में हम घटा हुआ चाल से भाग देंगे तो समय कितना आना चाहिए? 8। ना ए में पुर रहा है, ना बी में पुर रहा है, ना सी में पुर रहा है। आंसर वो होगा जो दोनों संतुष्ट करेगा, वो भी करेगा, ई भी करेगा। मान लेते हैं कि इसमें से कोई अगर इसको कर रहा है तो ऐसा थोड़ा कि उत्तर हो जाएगा, वो भी करना चाहिए। तो ऑप्शन से आपका तुरंत छट गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर निकालने का मन है तो निकाल भी सकते हैं। सुन लीजिए कैसे। देखिए डायरेक्शन दोनों का सेम है तो स्पीड क्या होगा? बोलो, घटेगा। तो ये हो जाएगा चाल, और चाल बराबर कितना होगा? दूरी बट्टा समय। तो 240 की दूरी 8 घंटे में। इक्वेशन 1 हो गया। अब दोबारे क्या है कि विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा? जुटेगा। तो चाल हो गया, जोड़ दिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय 2 घंटा। काटिए, इस सेकंड नंबर हो गया। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को 10 से सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करिए, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 2a बराबर कितना? 150। तो a बराबर कितना? 75। और a का मान 75 यहां बैठा दो, ले जाके घटा दो तो b का मान कितना हो गया? 45। अभी कहां कोई ऑप्शन में था? तो निकालना अगर है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इक्वेशन मिला, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय दूसरा मिला, दोनों को सोल्व कर दिया। बड़ा आसान है सोल्व करना, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। सोल्व कर दोनों मिल गया, लेकिन ऑप्शन से भी छांटना आसान था आपका। ऑप्शन में ए बी सी नहीं मिला तो आपका सीधे उपयुक्त में से कोई नहीं मार दिया गया। इसमें देखो थोड़ा सा हमको लगता है कि एरर है ना, डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ यहां पे Q होगा। बताइए सेंटर भी O होगा और स्पर्श रेखा भी P होगा। संभव है? नहीं संभव है। आप PQ बना लो, अब हो जाएगा आपका। देखिए डायग्राम बनाइए, ये सर्किल है और इसका सेंटर क्या है? बोलो O है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये बिंदु कौन सा है? P है। अब स्पर्श रेखा क्या खींचा गया है? PQ। कहता है वृत्त के केंद्र O से निकलने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। तो O से रेखा को निकालिए ना, किस पे मिल रहा है? Q पे मिल रहा है। स्पर्श रेखा खींचा रहा है P पर, कौन? PQ, नाम है PQ, केंद्र O है, और केंद्र O को जब आगे निकाल रहे हैं ना तो Q पर जाके मिल रहा है। यानी डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये त्रिज्या है जो कि दिया है 5। आपको पता होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। आता है ये प्रॉपर्टी है सर्किल का कि स्पर्श रेखा पर टैंजेंट पे रेडियस क्या होता है?
लंब होता है, लंब होता है, ध्यान रखना ये। अब देख लो OQ बराबर 12, OQ कितना है जी 12 है, तो क्या ये वाला PQ निकल जाएगा? 13 गलत हो जाएगा जी, √119, मतलब सब जगह 5 12 13, 5 12 13 होता जरूर है, लेकिन 13 होता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण। आप देखो यहां पर ये 90 डिग्री है, और आपको मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है। 5 12 13 में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? कर्ण, 13 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 12, मतलब वो ट्रिपलेट पे सेट नहीं होगा। आपको निकालना पड़ेगा ये, देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है, तो क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा यही 12 है, और माइनस में आधार स्क्वायर, तो 144 में 25 में 119 आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए हमारा ये 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, प्रश्न संख्या 17। ये क्वेश्चन जानते हो किससे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये प्रश्न है आपका, देख लीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, आप देख लो, कह रहे इस अंक, ये आपके पास अंक है और बिना दोहराव के, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार 4 लिख दिए तो फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब एक अंक को एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो प्रोबेबिलिटी से डेली एक क्वेश्चन आ रहा था लगातार, इधर आपका 10-15 दिन से लगातार आ रहा था, अब उसको हटा दिए यहां से, अब आएगा 2-4-5 दिन परमुटेशन से आपका आएगा, है ना। देखिए परमुटेशन से भी सवाल पूछा गया पीसी टीचर में, खास करके आपका, या फिर अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बिना दोहराव के, यानी अंक रिपीट नहीं करना है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो देखो 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी मान के चलो कि इतने अंक के प्रयोग से कै गो अंक है? 5 गो। 4 अंक का कै गो संख्या बनेगा? आपसे यही चीज पूछा जा रहा है, आपसे यही चीज पूछा जा रहा है। तब कैसे लिखेंगे सुनिए, संख्या जनरली आप अगर 4 अंक का संख्या लिखना है तो किधर से लिखते हैं आप? उधर से लिखते हैं, किधर से लिखते हैं? उधर से लिखते हैं। कहा जाएगी आपका 9644 लिखे, तो इधर से लिखिएगा 9644, इधर से ना जी 9600, ये ना हुआ, बाएं से लिखते हैं। तो जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं वैसे यहां भी आपको सोचना है, ठीक है, यहां सोचेंगे। आप बताइए इस जगह पर लिखाएगा तो कोई एक ही अंक लिखाएगा, लेकिन लिखने का तरीका हमारे पास कितने होंगे? हमारे पास अंक 5 गो है, 4 3 2 1 0, लेकिन 0 को यहां नहीं लिख सकते हैं। अगर 0 लिख दिए तो फिर संख्या ही 4 अंक का नहीं होगा, फिर 3 अंक का हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 कई अंक का संख्या है? 3 अंक का है। 0 का मतलब कुछ नहीं, 123 है। तो सीखो कि 4 अंक की जब संख्या लिखना है तो 0 यहां पर नहीं लिखाएगा, 0 यहां पर नहीं लिखाएगा आपका। क्लियर है बात? 0 यहां पर नहीं लिखाएगा आपका। तो बताइए 1 लिखा सकता है, 2 लिखा सकता है, 3 लिखा सकता है, 4 लिखा सकता है। तो चारों में से कोई एक ही लिखाएगा, लेकिन लिखने का तरीका कितना होगा? 4 होगा। जैसे मान लेते हैं एक खाली जगह और 4 लोग खड़े हैं, तब बैठेगा उस पर कोई एक ही गो, लेकिन हमारे सामने विकल्प कितने, हमारे सामने ऑप्शंस कितने हैं? 4 है। चारों में से हम चाहे तो किसी को वहां बैठा सकते हैं। बैठेगा कोई एक ही को, लेकिन बैठाने का तरीका कितना हो गया? 4। तो 0 नहीं लिखना है, फिर भी 4 अंक आपके पास है, यानी इस जगह पर अंक बैठाने का तरीका 4 है। बैठेगा कौन एक हो, या तो 1 लिखाएगा, या तो 2 लिखाएगा, या तो 3 लिखाएगा, या तो 4 लिखाएगा, लेकिन लिखने का तरीका कितना होगा? 4 होगा। अब सुनो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो यहां लिखा गया दोबारा लिखना नहीं है। तो सोचो, अब 0 तो यहां लिखा सकता है, 0 तो बीच में आ सकता है क्या? 1089 हम लिख दिए, क्या 4 अंक की संख्या नहीं है? बीच में तो आ ही सकता है 0, या लास्ट में भी आ सकता है। तो बोलिए
5 अंक में से 1 अंक लिखा गया, उसको छांट दो तो बचा क्या अंक? 4 अंक। तो इस जगह पर अंक लिखने का तरीका 4। अब फिर एगो लिखा गया तो बचा क्या अंक? तो इस जगह पर अंक लिखने का तरीका 3। अब फिर एगो लिखा गया तो बचा क्या अंक? 2 अंक। तो इस जगह पर अंक लिखने का तरीका 2। टोटल तरीके कितने हैं? आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया 4 चौके 16, 16 थी 48 और 2 ना 96। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई ऑप्शन में थोड़े ना 96 लिखा हुआ है। तो इस तरह के सवाल ऐसे ही बनते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? बोलिएगा। परमुटेशन के सवाल को ऐसे 0 सिर्फ यहां नहीं होगा, बाकी 4 में से कोई एक हो सकता, तरीके 4 होंगे। अब 5 गो में एगो लिखा गया, बचा 4 गो, तो यहां पे लिखने का 4 तरीका। 4 गो में एगो बैठ गया तो बचा क्या गो? 3 गो, तो इस जगह पर बैठाने का 3 ऑप्शंस। एक बैठ गया तो बचा क्या गो? 2 गो, तो इस जगह पर बैठाने का 2 तरीके। टोटल तरीके कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि इसके प्रयोग से 0 1 2 3 4 के प्रयोग से 4 अंक की संख्या 96 को लिखा सकता है। बुझाया? आप लिखना चाहे इसके मदद से 4 अंक का संख्या, तो 96 को संख्या टोटल लिखाएगा। अब बनाना ऐसी है, ऐसा नहीं कि संख्या बना बना के गिनिएगा। 96 को कहां से बना के गिन सकते हैं, है ना? चलिए, हमारा 18 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। ये भी बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है और ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है, नहीं एनटीपीसी नहीं, एलपी का सवाल है जी, सॉरी, एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। बढ़िया सवाल है। इसमें जानते हो क्या पूछ दिया? इसमें माध्यिका पूछ दिया। यानी मान के चलिए कि इसमें आपको परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिक्स सब इसमें जो घटा दिया है आपका, ठीक ना। कंसेप्चुअल सवाल है, भाषा को समझ गए तो आंसर हुआ, नहीं समझे नहीं होगा आपका। देखो सुनिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है। आप लोग आंसर कितना आया? 52 आया, 66 भी आया। अच्छा, 52 और 66 में कंपटीशन है नहीं? थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में सोचिएगा तो 52, और ऐसे ऊपर जा पर सोचिएगा 66। तो 66 वाले का गलती है, 52 वाले का सही है, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में आप नहीं सोचे चीजों को, ऊपर ऊपर सोच लिए, इससे 66 आपका गलत हो गया, है ना। सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूं कि बढ़िया सवाल है ये। किसी परीक्षा में पास होने के लिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, 40% नंबर चाहिए। पास होना है तो 40 नंबर चाहिए। अब सुनो, परीक्षा में शामिल 9 विद्यार्थी में से 4 गो फेल हो गया है। एक मतलब ही है कि 4 गो ऐसा है, 4 गो ऐसा है जो 40% से कम लाया है। विद्यार्थी टोटल कै गो है? 9 गो। और 9 विद्यार्थी में 4 गो ऐसा है जिसका मार्क्स 40% से भी क्या है? कम है। बाकी बचा कै गो? 5 गो बच गया। तो 5 गो का यहां पर दिया है कि शेष बचा 5 गो, और 5 गो कितना कितना परसेंट लाया यहां पर आपके सामने है। फिर कहता है कि प्राप्त प्रतिशत अंक, जो प्रतिशत है उसका माध्यिका बताओ। तो आपको पता है, माध्यिका लिखने के लिए हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। पता है सबको? जब भी माध्यिका लिखना है तो डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तब माध्यिका डिसाइड करते हैं। तो बोलिए, हम बढ़ते क्रम में सजाना चाहते हैं, तो बोलो इन सब 5 में सबसे छोटा कौन? 52। इसके बाद 55, फिर कितना? 66% और 80%, फिर 81%, है। अब इसी का माध्यिका पूछ रहा था, कै गो हुआ? 1 2 3 4 5। जो विद्यार्थी सिर्फ इतना में देखेंगे उनको मिलेगा बीच वाला 66। लेकिन ये आपकी सोच गलत है। यहां पर पूरा 9 गो विद्यार्थी है तो 9 में ना देखिएगा, और 9 में देखिएगा तो 52 है, 55 है, 66 है, 80 है, 81 है, सेंडिंग ऑर्डर में है। और पीछे में जो 4 गो है वो क्या है? 40 से भी कम है। तो 40 से कम है, इसका मतलब 4 गो तो हमेशा 52 से पीछे ही रहेगा। कभी आगे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना। तो माध्यिका लिखना है, 9 गो है तो 4 गो पीछे से छांटो और 4 गो आगे से छांटो, बीच में जो बच गया वही क्या है? माध्यिका है। तो आंसर आपका 9 के लिए निकालिएगा तो 52 आएगा,
और जो विद्यार्थी इस पर नहीं सोचे, खाली 5 के ऊपर देखे, उनका 66 आया होगा, जो 100% गलत है आपका। क्या समझे? अरे 40% से फेल ना हो गया चारों जी। अब मापदंड है पास होने के लिए मार्क्स से 40%, अब फेल हो गया है, इसका मतलब साफ है कि 40 से चारों कम है। और 9 गो डाटा रहे तो माध्यिका होता है 5वां नंबर वाला, 4 गो आगे से छटेगा, 4 गो पीछे छटेगा, बीच वाले को माध्यिका कहते हैं। तो 52 से तो ऐसे ही चारों छोटा होगा। अब इस पे आप मत सोचने लगिए कि सर ई इधर होगा कि ये इधर होगा, बस इससे चारों पीछे होगा, बस इतना आप सोचिए। कुछ कहना चाहते हैं बोलिएगा। तो इसका आंसर होगा 52। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है, ध्यान जिसका जाएगा वो सही मारेगा, नहीं तो 66 बहुत लोग मारेगा। एग्जाम में भी सवाल ये पूछेगा ना, तो आपको बता दिए, बहुत लोग फिर भुला जाइएगा, हमको पता है। एग्जाम में अगर ये सवाल पूछेगा तो बहुत लोग 66 मार के आया होगा, बहुत मारा होगा आपका, लाखों लाख मारा होगा लोग 66, हमको पता है। और 52 भी कुछ लोग मारा होगा, ऐसी बात नहीं, इसका सही हुआ होगा आपका। 66 मार के खुश भी हो गया होगा, कह रहे हमारा तो सही हो गया इस सवाल ना। जब आंसर किया गया होगा तो फिर दिक्कत। फिर उसको जो है ग्रुप में फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, मास्टर साहब से पूछना शुरू कर दिया, सर हम तो सही हैं, गलत कैसे काट दिया। तो अभी आपका जवाब है यही जो मैंने बताया। सुनिए, कहता है एक बेईमान दुकानदार, ये बढ़िया सवाल है, इसकी भाषा को समझना है। कहता है एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए पर केजी। एक और चीजें है, देख लो, थोड़ा सा सुन लो। सोच रहे हैं कि 8:30 से 9:30 जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट करें आपका, समझे? 2 दिन डेमो रहेगा, बढ़िया लगे तभी ज्वाइन करना है ना, समझे? जीके जीएस का आपका टेस्ट स्टार्ट करें आपका। 8:30 में हमारा खत्म हो जाएगा, फिर आना शुरू कर देंगे 7:20 में। 7 बजे आप लोग एंट्री करा देंगे और 7:20 में हम शुरू कर देंगे, तो हमारा खत्म हो जाएगा आपका, है ना। आप फ्री रहते हैं तो हम भी लेट से आते हैं जानबूझ करके, लेकिन जब क्लासेज हो जाएगा तो फिर इस टाइम से ये रहेगा आपका, है ना। तो एक टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं अभी, आज मैंने बता दिया, कल हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें 2-3 सेट आपको बिल्कुल निःशुल्क हम रखेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका चार्जेबल होगा, क्योंकि कोई अगर टीचर लोग पढ़ाएंगे तो फ्री में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, है ना। चार्जेबल होगा, आपको पेपर भी मिलेगा और आपको सारे प्रश्न का डिस्कशन भी कराया जाएगा आपको, ठीक है। 40 सवाल रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, 50 नहीं रखेंगे क्योंकि रात का टाइम आपका है। 40 सवाल रखेंगे ताकि बेहतर डिस्कशन हो सके। 50 को रहेगा, लेट होगा आपका तो अफरा तफरी में लोग जल्दी जल्दी खींच देगा आपका, है ना, तो मजा नहीं आएगा आपका। तो 40 प्रश्न ही हम सोचे हैं, ठीक ना, 40 प्रश्न ही सोचे हैं हम, है ना। और 2-3 दिन आप क्लास करिए, बेहतर लगे तब आप वहां पे जुड़ेंगे, एडमिशन वगैरह अपना लेंगे, ठीक है। 40 का 40 साइंस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ साइंस बढ़ा दिया जाएगा। 40 को साइंस में लगता है टाइम लगेगा डिस्कशन में जी। अरे सब चीज देखना होता है, खाली, है ना, है ना। मिक्सी ठीक रहेगा, 20 उसमें रहेगा आपका। अच्छा, 25 को साइंस रहेगा, है ना। अगर हम बोल दिए, मास्टर साहब से बात करेंगे, है ना, तो, है ना, हम बोल दिए हैं, लेकिन उनसे ही बात कर लेंगे एक बार। तो इसको हम बहुत जल्द 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। कल डिटेल इंफॉर्मेशन देके परसों प्रयास कर रहे हैं शुरू करने का। सुनिए, टीचर का नाम एक दिन हम टेस्ट में मैंने रखा था यहां पर, राहुल पांडे, जानते हैं क्या? जानते हैं कुछ लोग? अच्छा, जानते हैं, हाँ जानते ही होंगे, है ना। तो अब फोटो हमारे पास नहीं है ना, मिलवा ही देंगे 2 दिन में, क्या हर्ज है ना। बढ़िया डिस्कशन कराएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। अब अगर हम ला रहे हैं तो बेहतर ही ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको ला रहे। आने के लिए तो हमेशा टीचर लोग आते रहते हैं, लेकिन बढ़िया डिस्कशन कराते हैं। हमसे वो पहले से पढ़ा रहे हैं, हमारे पुराना जो है मित्र है, एकदम पुराना, जब शुरू किए थे ना हम, उससे पहले से वो पढ़ाते थे, है ना। उनका बढ़िया चलता था। हाँ, कहीं भी पढ़ा रहे हैं ना, यहां भी पढ़ाएंगे, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए ला रहे हैं, वैसे हमें कुछ उससे कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं, कमाना हमारी कोई मकसद है ना। आप 100-50 दे दीजिएगा तो आपको उसका फोटो कॉपी मिल जाएगा, मास्टर साहब लेके चल जाएंगे। बस एक मैच मिलान आपको हम दे दे रहे, जिनको करना रहेगा करेगा, नहीं करना रहेगा नहीं करेगा, है ना। ये चीजें आपका है।
बुझाया? बाकी डिटेल हम अगले दिन बात करेंगे। सुनिए पहले इस सवाल को। एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, प्रश्न की भाषा को समझना है। एक बेईमान दुकानदार चावल 95 रुपए पर केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना। यानी मान के चलो, जानते ही भाषा समझिए कि 95 रुपये केजी जो है क्रय मूल्य है, मतलब 95 रुपए पर केजी क्रय मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और बेच भी रहा है वो 95 रुपये क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी जैसे खरीदा है वैसे ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। 95 के रेट से खरीदा है और 95 के रेट से ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर से पढ़ो। एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए पर केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोला कि पहले क्रय मूल्य पर, अभी बेच भी रहा है। इसका अर्थ ही हुआ कि 95 रुपये किलो खरीदा था, अब 95 रुपए किलो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेच रहा है तो वजन में मारेगा। पढ़िए तो सही आप। कहता है लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है वह 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम है। सही बात है ना। लिखा हुआ है 1000 ग्राम, लेकिन वास्तव में उसका जो वजन है वो 950 ग्राम है। 950 ग्राम है, 950 ग्राम है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक काम करिए ना, आप हमारी बात को गौर समझिए। वो एक्चुअल में दे रहा है कितना, 950 ग्राम दे रहा है ना। 950 ग्राम ही वो दे रहा है। अब बात को समझिए। और यहां पर 95 रुपये केजी क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो एक काम करो ना, यहां पर 950 ग्राम का एसपी कितना, हाँ डायरेक्ट आ गया, लिखने तो दीजिए, ऐसे बोल देंगे तो बुझाएगा। 950 ग्राम का एसपी कितना हो गया, 95 रुपया, है ना, जो कि 10वां भाग है। तो आप बताइए ना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 केजी। 1000 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा। नहीं, एकदम जैसे कह रहा है वैसे एकदम प्रैक्टिक, मतलब पढ़ना है, करना है। 950 ग्राम को बेच रहा है 95 रुपया में, तो 1000 ग्राम के लिए भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब सोचो, अगर वजन एक्चुअल हो, एक्चुअल वजन हो, तो 1 केजी का क्रय मूल्य 95 और 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना, 100, तो 5 रुपया का फायदा होगा 1 किलो पर। तो सवाल करे 100 किलो वास्तविक वजन को बेचने से कितना फायदा होगा, तो 500 रुपया आपका। नहीं बुझाया, फिर से एक बार सुनो। 95 रुपए पर केजी खरीदता है, अब 95 रुपए पर केजी बेचता है, लेकिन वो देता है 1 किलो नहीं, 950 ग्राम देता है। 95 रुपया में 950 ग्राम देता है ना। तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया, 10वां भाग, 10वां भाग। यानी वास्तविक अगर वजन की बात करें तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है, और वास्तविक वजन 1 केजी का बात करें तो क्रय मूल्य 95 रुपया है। तो 1 केजी का क्रय मूल्य 95 और 1 केजी का विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो 5 रुपया फायदा हुआ 1 किलो पर। सवाल का लास्ट लाइन पढ़ोगी, 100 किलो बेचेंगे तब कितना फायदा होगा, तो 1 किलो पर 5 रुपया, तो 100 किलो पर 500 रुपया आपका। यही कहानी है। एक मिनट, पारा पारी ऐसे हाउ हाउ करिए थोड़े ना होगा, एक ही आदमी ने यहां पढ़ा है। बोलिए। हाँ, ना ना, आप वास्तविक वजन लिए कहां, यहां पर देखो, 100 केजी वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर लाभ कितना होगा, वास्तविक वजन लेना है यहां पर। जैसे देखिए, ये जो भी क्रय मूल्य है 95 क्रय, एक मिनट, मीटर आता है, 95 रुपया जो क्रय मूल्य है ना, वो वास्तविक वजन का है। 1 केजी वास्तविक वजन का क्रय मूल्य है 95 रुपया आपका। सीपी जो है वो 1 किलो का 95 रुपया वास्तविक वजन का, और इतना ही में बेच रहा है
लेकिन लिखा जरूर 1 केजी है, लेकिन बेच रहा है कितना, सिर्फ 950 ग्राम। तो जो बिक्रैमुल आया 95 रुपया, वो 950 ग्राम का है, जो वास्तविक वजन नहीं है। ये 950 ग्राम का बिक्रैमुल है। तो 1000 ग्राम का बिक्रैमुल निकालने का मतलब क्या है कि आप वास्तविक वजन का बिक्रैमुल निकाल लिए, और ये वास्तविक वजन का क्रैमुल हो गया। लास्ट में देखो क्या लिख रहा है, 100 केजी वास्तविक वजन पर लाभ कितना होगा। तो वास्तविक वजन का क्रैमुल, वास्तविक वजन का बिक्रैमुल 1 केजी का, तो 5 रुपया 1 किलो पर, 100 केजी पर 500 हो जाएगा। 475 गलत जवाब है। वास्तविक वजन पर नहीं कर रहे, इसलिए आपका आंसर वैरी कर रहा है। हाँ, फिर से बोलिए। मतलब 1 केजी पे 50 ग्राम मार रहा है, सही बात है। तो 100 केजी पर कितना, 5000 ग्राम वो मार रहा है, यानी 5 केजी मार रहा है। जैसे 5 केजी मार रहा है ना जी। तो लाभ कितना हुआ आपसे ये पूछा जा रहा है। नहीं नहीं, गलत है ये, मैं बता रहा हूं, देखिए ना, वास्तविक वजन यहां पे गड़बड़ हो रहा होगा आपका, है ना। पचास ग्राम आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 किलो पर, यानी 1 किलो लिखा है और वो 950 ग्राम दे रहा है, तो 50 ग्राम का फायदा हुआ 1 किलो पर। तो 100 किलो वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर कितना लाभ होता है। तो 100 किलो पर उसको 5 केजी फायदा हो गया आपका, है ना। तो 95 रुपए पर केजी खरीदा है और बेचने का दावा करता है। नहीं, सही है, 500 होगा, है ना, 500 होगा आपका। ये क्रैमुल और बिक्रैमुल 1 केजी का सेम है। 95 में खरीद रहा है और 95 में क्या कर रहा है, बेच रहा है ना। और वो बेच कितना रहा है, 950 ग्राम ही बेच रहा है ना। कितना बेच रहा है, 95 में। नाम ये कि 95 रुपए पर केजी हम बेच रहे हैं, लेकिन रियल में सामान कितना दे रहा है, 95 रुपया में इतने दे रहा है ना। बात समझो, इतना ग्राम ही वो रियल में दे रहा है, 95 रुपया ले रहा है उसके बदले। और वास्तविक वजन, तो वास्तविक वजन के लिए लाभ पूछ रहा है, तो वास्तविक वजन के लिए आप क्रैमुल भी लिखिए और वास्तविक के लिए आप बिक्रैमुल भी लिखिए, तब जाके आपका होगा। तो 950 ग्राम दे रहा है, उसके लिए बिक्रैमुल है 95। तो अगर रियल वजन 1 केजी लिया जाए, बिक्रैमुल भी हम रियल में ले रहे हैं, तो आपका 100 रुपया हो जाएगा। और क्रैमुल अगर रियल में ले रहे हैं तो 95 रुपया, तो 5 रुपया का फायदा हो गया। रियल वजन, बिक्रैमुल भी रियल, क्रैमुल भी रियल, तब ना रियल लाभ निकलेगा। अब ऐसे सेंस हो रहा है, वो क्रैमुल जो है वो कम हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 सही जवाब है। देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। ई प्रश्न क्या कहता है, यदि x स्क्वायर माइनस 1 इतना का एक गुणनखंड है, तो x की घातों के गुणांकों के बीच, है ना। आप देखिए x के घात का गुणांक क्या है, a है, यहां b है, यहां c है, यहां d है, यहां e है। कौन सा संबंध सही होगा, आपसे यह पूछा जाता है। तो ऐसा करिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बोलो एक्स स्क्वायर का मान कितना, 1। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1, यानी x का मान +1 भी होगा और -1 भी होगा। अब बताइए, इसका ये फैक्टर है, तो
x का मान उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, x का मान उसको संतुष्ट करेगा। सुनिए, जैसा कि ऑप्शन है वो देखिए आप, जैसा कि ऑप्शन है इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ डाटा बराबर के उस तरफ ही गया है, तो उस तरफ तब जाएगा जब इधर माइनस में होगा, तभी उधर जा सकता है। तो आप क्या करिए, प्लस वाला मान ना पुट करके x का मान -1 रखिए। -1 रखने पर संभावना है कि इधर माइनस में आवा, उधर प्लस में जाए तो कोई एक आपको मिलेगा। चलिए, जहां जहां x है वहां वहां -1 हम बैठाएंगे और इसका फैक्टर है तो इक्वल टू 0 कर देंगे, संतुष्ट कर जाएगा। बोलिए जी, यहां -1 के पावर 4 कितना देगा, +1, तो हो जाएगा a। और x का मान -1 का क्यूब करेंगे, -1 को b से गुणा करेंगे तो माइनस का b, और फिर -1 का स्क्वायर +1 यानी प्लस का c, -1 रखेंगे तो -d और प्लस का e बराबर 0। ये उसको संतुष्ट करेगा, उसका ही फैक्टर है। अब देखो, प्लस वाला इधर रखो a + c + e, बाकी माइनस वाला उधर भेजो b + d, यही वाला आपका उत्तर होगा। कहीं पर देखिए होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिलहाल आज की सेवा समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे इधर से।